गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से आप लोग का स्वागत है ज्ञान मस्ती में। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी का बुक 10th क्लास का दो चर वाले रैखिक समीकरण लाइनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसके नाम से ही स्पष्ट होता है, दो चर मतलब कोई ऐसा रैखिक समीकरण बनाया जाएगा जिसमें दो चर हो। और समीकरण की जब बात आती है तो मैं थोड़ा सा बात समझा दूं। यदि मैं लिख दूं 2x + 3y + 3, तो इसको बोलेंगे दो चर वाले बहुपद। लेकिन इसमें जब बराबर 0 दे देते हैं तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण हो जाता है। समीकरण जैसे ही बराबर उसमें लग गया तो वह समीकरण हो गया। जैसे मैं लिख दूं 3x + 3 = 0, तो यह समीकरण है। लेकिन लिख दूं 3x + 3, तो यह क्या, एक बहुपद है। इसको समझिएगा। जैसे ही उसमें बराबर दे दिया गया तो इक्वेशन हो गया। क्या हो गया? इक्वेशन हो गया। तो हम लोग समझेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण मतलब ऐसा कोई रैखिक समीकरण, रैखिक का यहीं से ही नाम रखते हैं तो उसमें कोई घात नहीं होता है, वो सिंपल होता है, कोई घात नहीं होता है। घात उसका एक छुपा हुआ रहता है जिसके लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण वह समीकरण जिसे ax + by + c = 0, जहां abc एक वास्तविक संख्याएं हैं। abc क्या है? एक वास्तविक संख्या है। अब बात आती है abc वास्तविक संख्या, तो हम लोग 9th क्लास में ही पढ़ चुके हैं। रियल नंबर्स मतलब कोई भी संख्या हो, दुनिया का कोई भी संख्या हो, उसे आप लिखते हैं तो वो वास्तविक संख्या में आता है। किस में आता है? वास्तविक संख्या में आता है। चाहे वो √3 हो, √5 हो, 3 हो, 2 हो, -1 हो, 3, 0, सब क्या वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्या है। तो ABC के जगह पर कोई ना कोई वास्तविक संख्या रहेगा, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कोई ना कोई रहेगा। x और y जो है वह दो चर मान है। क्या है? दो चर मान है। शर्त है कि वह समीकरण जिसे ax + by + c = 0, जहां abc एक वास्तविक संख्या है तथा a b बराबर नहीं है 0 की। अगर मान लीजिए मैं लिख दे रहा हूं यहां पर x प्लस, पहले इसको समझिए। उदाहरण स्वरूप 2x + 3y = 5। देखिए, या इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं 2x + 3y। अब बराबर के उधर 5 है, इधर आएगा तो क्या आएगा? -5 = 0। तो इसमें आप दिखाई दे रहा है कि यहां 2 हुआ, a के जगह पर 2, b के जगह पर 3 और c के जगह पर -5। तो ये क्या है? सब वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्या है। इसमें चर मान कौन हुआ? x और y। कौन हुआ? x और y। जैसे मैं समझा दूं अब, तो जो आपको दिखाई दे रहा है यहां पे x + y = 3, 5x + 3y + 4 = 0, यह क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर मान है यहाँ पे, x और y क्या दो चर है, इसलिए इसका नाम पड़ा है दो चर वाले रैखिक। क्यों नाम पड़ा है? क्योंकि देखिए इस यहीं से सब क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ है 2x + 3y = 5, दो चर, तो इसमें दो चर मान है x और y। क्लियर हो गया? रैखिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कोई घात नहीं है। जो चर मान है वहां x² y² चाहे y3 सब नहीं दिया गया है, इसलिए 2x + 3y = 3 जो भी लिख दे तो यह क्लियर हो गया कि इसमें दो चर मान होगा, x और y क्या होगा? चर मान होगा। और बराबर में 3 जो दिया गया है ये बराबर आ गया तो ये क्या हो गया? समीकरण हो गया। तो इसके नाम से ही ऐसे कोई अगर मिलता है आपके सामने, कोई भी क्वेश्चन मिलता है, तो आप समझ जाइएगा कि यह दो चर वाले रैखिक समीकरण है, क्योंकि इसमें चर मान दो है, x और y दो चर मान है और बीच में बराबर है, अर्थात यह समीकरण है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक क्यों है? क्योंकि इसका चर मान का कोई भी घात 2, 3, 4, 5 नहीं है। ठीक है? तो रैखिक समीकरण, रैखिक बहुपद, इसके पहले आप लोग पढ़ लिए हैं कि जिस बहुपद का कोई घात नहीं होता है तो वह रैखिक बहुपद होता है। ठीक है? अब आगे हम बढ़ते हैं। समझा दूं मैं, एक और चीज इसमें आके फंस जाता है कि ab = 0 नहीं हो। बच्चे पढ़ने के लिए पढ़ लेते हैं लेकिन डीपली इसको नहीं समझ पाते हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूं, इसके नाम का मैंने व्याख्या कर दिया, दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्यों कहते हैं? क्योंकि
कोई भी जब लिखते हैं तो उसमें दो चर मान होता है x और y, और दूसरी बात क्या, रैखिक होता है, इसमें कोई घात नहीं होता है। समीकरण अर्थात इसमें बीच में बराबर आ गया, कहीं ना कहीं बराबर हो तो समझ जाइएगा कि यह इक्वेशन है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है। अब यहाँ समझने वाली बात है कि ए बी सी एक वास्तविक संख्या होना चाहिए तथा ए और बी बराबर नहीं है जीरो की। जैसे मैं यहाँ लिख दूं 2x प्लस 0y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो जैसे ही जीरो में किसी भी, जीरो में चाहे वो चर पद हो या अचर पद हो, किसी भी संख्या से जैसे ही गुना कर देते हैं तो वह जीरो हो जाता है। तो यदि हम जीरो लिख दें y x, चलिए वहां y की जगह कोई चर अचर पद है, उसके जगह पर मैंने जीरो लिख दिया, तो जीरो लिख देते गुना हुआ तो क्या हो गया 2x प्लस 0 प्लस 3 इक्वल टू 0। इस समय 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यह दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें एक एक चर मान है। यह एक चर वाले रैखिक समीकरण बोलेगा, एक चर वाले रैखिक समीकरण बोलेगा, ठीक है। यह दो चर वाला नाम नहीं रह जाएगा। इसलिए जहां भी ए और बी होगा, ए और बी के जगह पर कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि जीरो होगा तो यह x और y है, उसमें गुना होगा तो शून्य हो जाएगा। उस स्थिति में यह दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं रह पाएगा, यह एक चर वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा। तो वहां पे हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण कहना गलत हो जाएगा। इसलिए ए बी सी एक वास्तविक संख्या होना चाहिए तथा ए बी बराबर नहीं है जीरो के। ए और बी के जगह पर कभी भी जीरो नहीं होगा, यदि है तो वह दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। अब रैखिक समीकरण युग्म को हम लोग दो तरीके से, दो विधि से हल कर सकते हैं। एक होता है बीजगणितीय विधि, एक होता है ज्यामितीय विधि। तो अभी जो हम लोग हल करेंगे वह ज्यामितीय विधि से हल करेंगे। ज्यामितीय विधि से जिसमें रेखा का इस्तेमाल होता है, अर्थात कहने का अर्थ है कि जब हम ग्राफ के द्वारा बनाएंगे वह ज्यामितीय विधि में आता है, और बीजगणितीय विधि में x प्लस वाई जो लिखते हैं वह बीजगणितीय विधि में आता है। तो इतना कंफर्म हो जाइए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो युग्म होता है, रैखिक समीकरण का युग्म होता है, उसको हम लोग दो विधि से हल कर सकते हैं, एक बीजगणितीय विधि और एक ज्यामितीय विधि। जैसे 2x प्लस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0, 5x प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यह क्या हो गया, यह बीजगणितीय विधि हुआ। और ज्यामितीय विधि में जब हम ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ इसमें आता है, ग्राफ के माध्यम से भी हम x y का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो अब आप समझ गए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो युग्म होता है उसको हम दो विधि से हल कर सकते हैं। बीजगणितीय विधि तो यह बीजगणित है, जिसमें चर अचर को मिला दिया जाता है, वह बीजगणितीय विधि में आ गया। और ज्यामितीय विधि में जिसमें ग्राफ खींच के रेखा खींचा जाता है, कोण त्रिभुज ये सब बनता है, उसमें वह ज्यामितीय विधि में आता है, उसको हम लोग ग्राफ से बनाएंगे। तो अब समझ गए। अब इसी विधि से हम लोग सबसे पहले ज्यामितीय विधि से ही हल करना शुरू करेंगे। अब मैं कुछ लिखने जा रहा हूं। दो चरों x और y का दो चरों x और y में रैखिक, क्या कहते हैं उसको, रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप, इसको समझाना जरूरी है, इसलिए मैं इसको लिख रहा हूं। अब व्यापक रूप में क्या क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब समझ गए, यह उसका व्यापक रूप हुआ, जहां फिर लिखने की जरूरत नहीं है, जहां a और b का मान हमेशा वास्तविक कोई संख्या होगा। a b c के जगह पर वास्तविक संख्या लिखेंगे, लेकिन a और b के जगह पर कभी जीरो नहीं होगा, वो पहले ही मैं समझा चुका हूं। तो जब हम लिखते हैं, रुकिए, जब इसको रूप इसका जब हम देते हैं तो अब आप देख लीजिए
एक्स और वाई दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप में लिख दिया हूं। अब जब हम इसको ज्यामिति विधि से अर्थात ग्राफ से बनाएंगे तो उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी। अब मैं पूछूं आपसे कि a1 के जगह पर क्या है, तो a1 के जगह पर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होगा। b1 के जगह पर क्या है, तो यहाँ y के साथ कुछ नहीं है तो 1 होगा। c1 के जगह पर क्या है तो -5। उसी प्रकार यहाँ लिखेंगे a2 के जगह पर क्या है 3, b2 के जगह पर क्या है 3 और c2 के जगह पर क्या है -16। अब इसको आप समझ रहे हैं, आसानी से कह सकते हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2। आसानी से समझ जाइएगा। इसकी जरूरत पड़ेगी जब मैं इसके बाद बताने वाला हूं तो उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी, तो इसको समझ लीजिए। a1 कौन होगा, b2 कौन होगा, b1 कौन होगा, c1 कौन होगा, a2 कौन होगा, b2 कौन होगा, c1 कौन होगा। यह एक्स वाई के व्यापक रैखिक समीकरण के व्यापक शब्द रूप है। ठीक है, अब आगे मैं बढ़ता हूं। अब तो समझ गए। a1 जैसे ही कहेंगे तो समझिएगा कि चर मान के साथ जो अंक है, वास्तविक संख्या है, वह लिखा जाएगा। जैसे यहाँ कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ है, 1 लिख दिए। y के साथ कुछ नहीं है तो क्या छुपा हुआ है, b1 में 1 छुपा है तो 1 लिख दिए। यहाँ c1 की जगह पर -5 है तो -5 लिख दिए। उसके बाद इसका ख्याल रखना कि प्लस माइनस छूटे नहीं। प्लस को लिखा नहीं जाता है, माइनस को छोड़ना नहीं है। प्लस को लिखना नहीं है, माइनस को छोड़ना नहीं है। फिर आइए यहाँ a2 के जगह पर क्या है +3 है, b2 के जगह पर 3 है और c2 के जगह पर क्या है -16 है। अब आपको जब इसकी जरूरत पड़ेगी तो आप भली बात इसको सजा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जब इसको ग्राफ की विधि से हल करते हैं, जब इसको ग्राफ विधि से हल करते हैं उस समय चूंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण है और इसमें समीकरण 1 और समीकरण 2 होता है तो दो रेखाएं खींची जाती है। तो जब रेखाएं खींची जाती है तो दो चार स्थितियां पैदा होती है। पहला, इस स्थिति में या तो इस स्थिति में ग्राफ बनेगा, नहीं तो इस स्थिति में ग्राफ बनेगा, और नहीं तो एक ही रेखा पर दोनों मान आएगा। 3 स्थितियां पैदा होती हैं। अब इसको समझने की जरूरत है। अगर इस तरह काटे, जब ग्राफ हम खींचेंगे समीकरण 1 का मान रख के जब उसको ग्राफ पे खींचेंगे और समीकरण 2 का लेके जब खींचेंगे तब कहीं क्रॉस करेगा, एक बिंदु पर यदि काटती है तो इसको प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं। यह प्रतिच्छेद करेगी एक दूसरे के, एक बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। यह समांतर निकल गई, अर्थात यह कहीं नहीं टच कर रही है। इसका कोई हल नहीं होता है, इसका कोई हल नहीं होता है, क्योंकि यह रेखाएं कहीं किसी बिंदु पर टच नहीं करती है, यह पैरेलल निकल जाती है। इसको समांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं। अंग्रेजी में बोलते हैं पैरेलल, अंग्रेजी में बोलते हैं पैरेलल या समानांतर रेखाएं कहिए। यह एक दूसरे के क्या समानांतर चली गई है, कहीं टच नहीं करती है। और यह दोनों रेखाओं, दोनों का जब मान रखते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 का जब मान लेंगे तो दोनों रेखाएं, दोनों का मान एक ही आएगा। उस स्थिति में हम इसको बोलेंगे एक दूसरे पर चढ़ी हुई रेखाएं हैं, इसको समपाती बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समपाती रेखा, समपाती रेखा। यह 3 स्थिति जब ग्राफ विधि से, ज्यामिति विधि से जब इसको हल करेंगे तो उसमें ग्राफ जब खींचेंगे तो उसमें यही 3 स्थितियां उत्पन्न होंगी। और 3 स्थितियां जब उत्पन्न होगी तो उससे 3 चीजें बनती है। पहला, यदि प्रतिच्छेद करती है तो केवल एक हल होगा जिसको अद्वितीय बोलते हैं। क्या होगा, केवल एक हल होगा। एक्स और वाई का एक एक हल निकल जाएगा। यहां एक्स और वाई का किसी भी स्थिति में मान नहीं लिख लेगा, क्योंकि वह एक दूसरे पर से क्या, वह समानांतर निकल जाती है, कहीं टच नहीं करती है। और यदि समपाती है तो अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अनेक हल। इसके अनेक हल होंगे। इसके क्या हो गया, प्रतिच्छेद करेगी तो केवल एक हल, यह प्रतिच्छेद नहीं करती तो इसका कोई हल नहीं होगा। देखिए खूब बढ़िया से समझ जाइए। यदि आप ग्राफ खींचते हैं तो उसमें 3 स्थितियां उत्पन्न होती है। पहला, रेखाएं या तो एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगे, तो केवल एक बिंदु पर टच करती है, इसलिए केवल एक हल निकलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं अद्वितीय हल बोलते हैं। अ माने नहीं, द्वितीय माने दूसरा, जिसका दूसरा हल नहीं हो अर्थात केवल एक हल हो, उसके लिए हम कहते हैं अद्वितीय हल।
समांतर रेखा है, कहीं टच नहीं कर रही है, इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। यहां एक दूसरे पर चढ़ी हुई है तो इसके क्या होंगे, अनेक हल होंगे। तो इससे संबंधी कुछ बातों को मैं बताने जा रहा हूं जो बोर्ड मॉडल होगा। देखिए आपके सामने पहला स्थिति, यदि a1 बटा a2, अब a1 a2 तो आप लोग समझ रहे हैं, a1 क्या होगा, कोई ना कोई चर मान होगा, सॉरी कोई ना कोई अचर मान होगा, अर्थात वास्तविक संख्या होगा। a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2। कोई भी दो यदि समीकरण दिया हो दो चर वाले रैखिक समीकरण में, तो सबसे पहले चेक कर लेंगे a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2, सॉरी a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2। यदि पहले वाला बराबर नहीं होता है तो रेखाएं क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। हम बताए हैं प्रतिच्छेद करती है, अर्थात एक बिंदु पर क्या होता है, एक बिंदु पर आके मिलती है, जिसको कहते हैं काटती है। तो एक बिंदु पर काटती है तो इसका केवल एक हल होगा, जिसका केवल एक हल होगा उसे अद्वितीय कहते हैं। और यह देखिए लग रहा है कि दोनों एक दूसरे से गले मिले हैं, अर्थात अविरोधी जुग्म। यह एक दूसरे का विरोध नहीं करते हैं, अ माने नहीं, विरोधी माने विरोधी, एक दूसरे का विरोधी नहीं है, इसलिए इसको बोले अविरोधी जुग्म। तो देखिए इस तरह का आता है, एकदम ये सब बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, निश्चित ही 2-3 सवाल पूछता है बोर्ड, जो बोर्ड से रिलेटेड है, इसलिए मैं इस पर ज्यादा जोर दे रहा हूं, इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं जितना गौर से बोल रहा हूं, जितना संभल के धीरे से बोल रहा हूं, आसानी से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आप भी समझने का प्रयास कीजिए कि मैं कहना क्या चाहता हूं। यदि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, जैसे एक एक करके मैं समझाना शुरू कर रहा हूं। एक समीकरण मैं लिख रहा हूं, x माइनस 2y इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। एक समीकरण है, यहाँ c बराबर 0 ले लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ दो है तो मत समझिएगा, यहाँ दो चर माने, इसलिए दो चर वाले रैखिक समीकरण है। a1 बटा a2, a1 के जगह पर क्या 1, a2 की जगह पर 3, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, तो b1 के जगह पर -2 है, b2 के जगह पर 4 है, तो दोनों 2 कम 2 2 दूना 4, 1 बटा माइनस, यहाँ क्या है, ये दोनों बराबर है, नहीं है। इसका अर्थ है कि यदि कोई भी समीकरण आपको मिल जाए तो सबसे पहले उसको चेक कीजिए। क्या करेंगे, उसका चेक करेंगे, चेक करके पता चल जाएगा कि इसका हल निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2। अगर पहले ही हमको मिल गया कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, तो स्पष्ट है 2-3-4 बातें आएंगी। जब इसका ग्राफ खींचेंगे तो इस तरह आएगा। जब a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, तो समझिएगा जब इसका ग्राफ खींचेंगे तो ये रेखाएं एक दूसरे को क्या करेगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, और इस युग्म का केवल क्या होगा, एक हल होगा, जिसे हम अद्वितीय बोलते हैं, और इसे अविरोधी समीकरण युग्म कहते हैं, क्योंकि यह एक दूसरे का विरोध नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, इसलिए इसको वो क्या बोलेंगे, अविरोधी युग्म। ठीक है, अब आ गई बात, कोई भी समीकरण आपको कोई दे देता है, कहता है x y का मान निकाल के बताइए। यदि पहले हमको मिल गया a1 बटा a2 a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, तो समझ जाएंगे कि इसका x और y का मान लिख लेगा। ठीक है, तो श्योरली आप उसको बनाइएगा, उसका मान निकल जाएगा। बीजगणितीय विधि में धोखा खा सकते हैं, लेकिन ग्राफ विधि में धोखा नहीं खा सकते हैं, एकदम एग्जैक्टली बताता है क्या आंसर आएगा क्या नहीं आएगा, यह बताता है। अब समझ गए, पहला सर समझ गए आप कि यदि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, तो उस स्थिति में रेखाएं क्या करेगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, एक बिंदु पर करती है, इसलिए इसके केवल एक हल होंगे, और ऐसे युग्म को हम अविरोधी समीकरण युग्म कहते हैं, क्योंकि यह एक दूसरे का विरोध नहीं करते हैं, गले मिलते हैं। ठीक है, अब दूसरा, यह पहले लिख देते हैं इसलिए कम समय लगे, तभी तो 19-20 मिनट या 22 मिनट का यह वीडियो होगा। ध्यान दीजिए, दूसरा शब्द, यदि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2, यदि तीनों का आपस में बराबरी हो जाए, तीनों आपस में बराबर हो, उस स्थिति में रेखाएं क्या होगी, समपाती होगी, अर्थात एक दूसरे पर आश्रित होगी, संगत जिसको बोलते हैं, एकदम सटा हुआ। इस युग्म को आश्रित या समीकरण युग्म कहते हैं, और इसके क्या होंगे, अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अनेक हल होंगे।
जैसे मैंने लिख दिया 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y माइनस 18। अब समझ लीजिए, इसको शॉर्टकट में ही बता दूं, यदि काटते हैं इसको तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 3 एकम 3, 3 दूना 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूना 18, अर्थात 1/2 बराबर है 1/2 बराबर है 1/2। क्लियर हो गया? इसका अर्थ सब आपस में क्या है, बराबर है। अगर इस तरह का आ जाए पोजीशन तो इसको क्या कहेंगे, a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। तो इस स्थिति में इसके अनेक हल होंगे। क्या होंगे? अनेक हल होंगे। क्या कि एक जैसा है, क्या एक जैसा है, तो इसके क्या होंगे, अनेक हल होंगे। और जब इसका ग्राफ खींचेंगे तो यह जब खींचेंगे तो दोनों का एक ही मान आएगा, दोनों समीकरण का, समीकरण 1 और समीकरण 2, अर्थात दोनों युग्मों का एक ही मान आएगा। इसलिए इसका रेखा एक दूसरे पर क्या होंगे, आश्रित होंगे। क्या होंगे? आश्रित होंगे। आश्रित को संगत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संगत। तो ऐसे समीकरण को हम लोग संगत या आश्रित कहते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। ठीक है, तीसरा जो हमारा है यह स्थिति है जिसमें a1/a2 बराबर है b1/b2। पहला क्या होगा, a1/a2 बराबर है b1/b2, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2। अगर यह स्थिति हो जाए, जैसे यहां देखिए मैंने एक समीकरण लिखा है, समीकरण 1 और समीकरण का युग्म हो गया, यह x y चर मान का यह व्यापक रूप हो गया। तो हमने लिख दिया यहां a1 के जगह पर क्या है, 1 है, यहाँ a2 के जगह पर क्या है, 2 है, बराबर। यहां देखिए, यहां भी यदि काट दे 2 एकम 2, 2 दूना 4। आपको समझाने के लिए यहीं पर बता दे रहा हूं मैं, यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ 2 एकम 2 और 2 दूना 4, यह भी क्या है, 1/2 बराबर -4/12। देखिए यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, यहां तक मिल रहा है, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, अर्थात 1/3। हाई दोनों बराबर, यह बराबर नहीं है। a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। देख लीजिए यहाँ आपके सामने, यहाँ माइनस माइनस था, उसको मैंने प्लस कर दिया, वहां तक ठीक था, लेकिन लास्ट में 4 कम 4 3 12, 1/3 आया। इस स्थिति में अगर पहला बराबर है और उसके बाद यह बराबर नहीं हो रहा है, तो इस स्थिति में रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी। रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी। और समांतर होगी तो कहीं तो इसमें दोस्ती है नहीं, ये असंगत है, या कहीं संगत नहीं है। क्या हो गया, असंगत है, दोनों कहीं मिल नहीं रहे हैं, तो इसको असंगत बोलेंगे। इस समीकरण को हम लोग क्या बोलेंगे, असंगत समीकरण बोलेंगे। तथा इसके क्या होंगे, कोई हल नहीं होगा, यहाँ कोई हल नहीं होगा। इस तरह हमारा जो क्या बोलते हैं मुख्य चीज था दो चर वाले रैखिक समीकरण का ज्यामितीय विधि से। इसके बाद वाले क्लास में मैं, चूंकि यह ज्यादा वीडियो हो गया, तो बताऊंगा कि कैसे कैसे हल करेंगे ग्राफीय विधि से। तत्काल में यह आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैं दावा के साथ कहता हूं 2 या 3 अंक या 5 अंक तक का सवाल पूछता है बोर्ड में, एकदम आना ही है, किसी भी स्थिति में छूटने वाला नहीं है। आना है तो आना है, 1-2 अंक का सवाल आएगा या 5 अंक तक का पूछेगा। आपको केवल 1 नंबरिया और 3 नंबरिया में पूछता है, सॉरी 2 नंबर में पूछता है। तो इसको जैसे मैं समझाया हूं उसको आपको प्रैक्टिस करना है। यदि कोई भी पूछता है, किसी तरह पूछता है, एकदम गौर से यदि देखे हैं तो आपका गलत नहीं होगा, यह मेरा दावा है। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे। 3 चीजों पर ज्यादा विशेष ध्यान देना है। a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो यह रेखाएं क्या होगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, जिसको बोल देंगे अविरोधी समीकरण युग्म कहेंगे। दूसरा होगा जिसमें क्या होगा कि एक दूसरे पर सटा हुआ होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं आश्रित या समपाती, अच्छा, जिसको संगत भी कहते हैं। और तीसरा जो पोजीशन हुआ a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। इस यह स्थिति होती है तो x y का किसी भी तरह मान नहीं निकलेगा। यदि आपको कोई दे देता है, एक दे दिया समीकरण, बोला कि x y का मान निकालिए, अब बनाना आप शुरू करते हैं, आपका एक पन्ना लग जाता है और मान नहीं निकलता है। उस स्थिति में आप सबसे पहले इसी तरह चेक कर लीजिए। यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 तो x y का मान निकल जाएगा। यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, तीनों बराबर है, तभी बहुत सारे मान निकलेंगे, तभी निकल जाएगा। यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, उस स्थिति में इसका कोई हल नहीं निकलेगा। और ग्राफ की विधि द्वारा जब इसको हम दर्शाएंगे तो पता चलेगा कि ये समानांतर रेखाएं होगी, कोई हल नहीं होगा।
यह असंगत समीकरण युग्म कहलाता है। इस प्रकार आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है। कल दूसरा भाग हम बताएंगे, लेकिन आप लोग बेल आइकन जरूर दबाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। आप लोग जितना लाइक कीजिएगा हमारा उत्साहवर्धन होगा। मैं कोशिश करूंगा इससे भी आसान आपको समझाने का प्रयास करूं, इससे भी आसान तरीका से बताऊं, ताकि आप लोग आसानी से सीख जाएं। हमको पूर्ण विश्वास है अब इससे आसान कोई दूसरा उपाय नहीं है। आपको केवल मेरे वीडियो को देखना है, बेल आइकन दबाना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के पास इसको भेजिए, सेंड कीजिए, ताकि वो लोग भी पढ़े। जितने बच्चे पढ़ेंगे उतना बनाना मेरा सार्थक होगा। धन्यवाद।